हेलो, स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बायोलॉजी का फिर एक नया क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। तो हम लोग साइटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो साइटोलॉजी के बारे में पढ़े हैं। और साइटोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में किस चीज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, तो हम लोग डीएनए और किसके बारे में पढ़े थे, आरएनए के बारे में पढ़े थे। और ये बताए थे कि डीएनए और आपका हिस्टोन प्रोटीन जब मिलता है तो आपका क्या बनाता है, डीएनए प्लस आपका हिस्टोन प्रोटीन। ये जब मिलता है तो ये आपका क्या बना देता है, तो ये आपका क्रोमोजोम बनाता है। और क्रोमोजोम में हम लोग देखे थे कि ये दो तरह का होता है। आपका क्या होता है, ऑटोसोम, और आपका क्या होता है, एलोसोम होता है। पहला क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, तो एलोसोम होता है। ऑटोसोम कितना पेयर बताए थे, तो 22 पेयर होता है, यानी कि टोटल 44 होगा। और ये क्या होता है, चाहे मेल हो या आपका क्या हो, फीमेल हो, दोनों में आपका ए वाला क्रोमोसोम जो होता है आपका क्या होता है, सेम होता है। मेल और फीमेल में आपका सेम होता है। लेकिन जब हम लोग एलोसोम की बात किए थे, तो एलोसोम में देखे थे कि टोटल क्रोमोसोम आपका कितना होता है, 1 पेयर होता है, यानी कि 2 होता है। और ये आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, किसमें, मेल और फीमेल में। और इसमें हम लोग 1 पेयर का अगर हम लोग देखे थे, तो यहाँ हम लोग मेल किए थे और यहाँ क्या किए थे, फीमेल हम लोग देखे थे। मेल में आपका कौन कौन सा क्रोमोसोम था, तो मेल में आपका एक्स और वाई था, और फीमेल में क्या रहता है, तो एक्स एक्स रहता है। और हम लोग ये भी बताए थे कि यही आपका क्या करता है, आपका जेंडर का डिटर्मिनेशन करता है। यही जो होता है क्या होता है, जेंडर डिटर्मिनेशन करता है, डिटर्मिनेशन करता है। यानी कि होने वाला चाइल्ड जो है, एक बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कौन निर्धारित करता है, तो आपका एलोसोम। और एलोसोम में किसका करेगा, तो ये फादर पर डिपेंड करेगा, फादर का क्रोमोसोम करेगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि इसी में क्या है, एक्स और वाई है। ये मदर में आपका क्या है, फीमेल में एक्स और एक्स है। तो लड़का होगा या लड़की होगी, आने वाली संतान, इस चीज का जो है डिटरमाइन कौन करता है, तो मेल का क्रोमोसोम करता है, यानी कि एलोसोम करता है, किसका, मेल का करता है। तो ये सारा चीज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा और कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, कुछ नए चीजों के बारे में, जिससे कि आपका एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस जो है कि आपका आ जाता है। तो आज हम लोग ट्रांसजेंडर देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग ट्रांसजेंडर देखते हैं, ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसजेंडर, इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग किन्नर बोलते हैं। आपने भी अपने अगल बगल में जहाँ रहते हैं समाज में किन्नरों को देखा होगा, ट्रांसजेंडर्स को आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हम लोगों की बोलचाल की भाषा है, और बोलचाल की भाषा में हम लोग ट्रांसजेंडर को किन्नर बोलते हैं। और मेल भी होते हैं और आपके क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक चीज सबसे पहली बात जो जानने वाली है कि हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में ट्रांसजेंडर बोलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो होते हैं साइंस के लैंग्वेज में, या डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। एग्जाम्स में कभी कभी आता है एक क्वेश्चन, तो डॉक्टर्स की या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसका क्या नाम देते हैं, तो क्लाइन फेल्टर
क्लाइन, इसका नाम होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज होता है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिजीज, यानी कि बहुत सारे डिजीज का एक क्लस्टर बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सिंड्रोम बोलेंगे। तो सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो सिंड्रोम आपका क्या होता है, तो आपका क्लस्टर ऑफ डिजीज होता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स वगैरह। अगर कोई बच्चा इस तरह का जन्म लेता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होते कैसे हैं, इसमें मेल भी होते हैं और आपके क्या होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो ये कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के क्लास में। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग फादर का क्रोमोसोम ले लेते हैं, यहाँ हम लोग फादर का लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग मदर का लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि फादर का एलोजोम आपका क्या होता है, तो एक्स और वाई होता है, और मदर का आपका क्या होता है, तो एक्स और एक्स होता है। अब एक चीज देखिए कि 22 पेयर जो है आपका ऑटोसोम, वो तो जो है कि सेम होगा, मेल और फीमेल में सेम होता है। तो जो बेबी होगा तो ये 22 पेयर जो है कि आपका क्या है, सेम है। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका क्या होता है, अगर फादर का भी एक्स आया, ये वाला एक्स, और मदर का भी आपका क्या आ गया, एक्स आ गया, यानी 22 प्लस आपका क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। तो इससे जो बच्चा होने वाला है, जो बेबी बॉर्न करने वाला है, वो आपका क्या होगा, वो आपका गर्ल होगा। ये बताए थे, ये क्या होगी, तो ये लड़की होगी। और अगर यही मान लेते हैं कि 22 प्लस आपका क्या होता है, एक्स वाई होता है, यानी कि मदर का आपका क्या आ गया, एक्स ए वाला आ गया, और इसका वाई ए वाला आया। तो अगर ए आता है तो इससे क्या होगा, तो जो चाइल्ड होगा वो आपका क्या होगा, आपका बॉय होगा। तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि जैसे और सभी जो है ये कि मतलब मेल और फीमेल होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, तो ये जो है कि इस तरह का क्रोमोसोम्स जब आएंगे क्रोमोसोम, तो लड़का या लड़की होगी। लेकिन हम लोग क्लाइन फेल्टर की बात कर रहे थे, ट्रांसजेंडर की बात कर रहे थे। तो ट्रांसजेंडर कैसे होता है, तो यहाँ देखिए ट्रांसजेंडर आपका कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए क्रोमोसोम में आपका क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर आपका कैसे होगा, तो ट्रांसजेंडर जो भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो, लड़का वाला ट्रांसजेंडर हो, या जो है कि आपका क्या हो, लड़की हो, तो ये किसके कारण होता है, तो प्रॉब्लम इन एलोजोम। आपके किसमें प्रॉब्लम आने के कारण आता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है कि क्या होते हैं, एलोजोम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम इन एलोजोम, यानी कि 22 पेयर तो आपका सेम रहता है, लेकिन एलोजोम का जो 1 पेयर डिफरेंट रहता है फादर का, और मदर का तो खैर एक्स ही रहता है। तो इसमें अगर कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं एलोजोम में, चाहे वो फादर का हो या मदर का हो, तो जो है कि इसी के कारण जो है कि ट्रांसजेंडर होते हैं। और ये जो है कि प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो माँ के गर्भ में होता है। जब बच्चा जो है अपने माँ के गर्भ में रहता है, जब कोई भी बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में रहता है और उसमें आपका किसी भी कारणवश आपका कोई प्रॉब्लम्स आपका क्रिएट हो जाता है, तो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो अब देखिए यहां हम लोग जो देख रहे हैं 22 प्लस एक्स हम लोग देख रहे हैं, तो 22 प्लस एक्स जब है, तो ये जो है कि आपका क्या है, 22 पेयर है, ये पेयर में, यानी कि इसको अगर हम लोग पूरा अगर लिखें 22 पेयर यहाँ कर देते हैं, और यहां भी हम लोग क्या लिख देते हैं, 22 पेयर। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 22 पेयर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं 44 प्लस यहाँ क्या है, एक्स एक्स है, यही है ना। तो जब 44 प्लस एक्स आपका है, यानी 44 क्रोमोसोम तो सेम है आपके मेल और फीमेल के, मम्मी और पापा के, फादर और मदर के सेम है।
और येलोजोम वाला डिफरेंट है, फादर का एक्स है और मदर का भी एक्स है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल जो बच्चा आने वाला है वो क्या आपका आएगा, तो ये आपका जो होगा ये आपका क्या होगा, ये गर्ल होगा, ये नॉर्मल अगर रहेगा तो। लेकिन जो गड़बड़ी होती है तो ये गड़बड़ी आपका किस प्रकार का होगा, तो यहाँ देखिए अगर क्या हो जाता है कि ये 20 ये आपका 44 प्लस यहाँ एक्स एक्स है, तो ये जो है आपका क्या है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें एक क्रोमोजोम आपका क्या होगा, ये एक क्रोमोजोम आपका क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। यानी कि आपका क्या होगा, एक्स एक्स वाई की बात करते हैं, एक क्रोमोजोम आपका क्या हो गया और ऐड हो गया, यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स हो रहा था और ये क्या हो गया, एक क्रोमोजोम आपका फादर वाला जो है, यानी कि ये वाला जो है कि किसी भी कारण से इसमें और आकर मिल गया, तो आपका क्या हो गया 44 प्लस आपका एक्स एक्स वाई, यानी कि कितना 44 और एक 45 46 और एक कितना हो गया 47। तो टोटल क्रोमोजोम कितने हो गए आपके, टोटल कितना हो गया 47 हो गया। और 47 हो गया तो ह्यूमंस में कितना होता है आपका 46 होता है। ये बच्चा जो जन्म लेने वाला था ये लड़की होने वाली थी अगर नॉर्मल होता तो, लेकिन इसके एलोजोम में जब ये बच्चा माँ के गर्भ में था तो उस समय कुछ जो है कि आपका प्रॉब्लम हो गया और आपका क्या हुआ, फादर का वाई क्रोमोजोम किसी तरह से इसमें आ जाता है। तो आ जाने के बाद अब कितना पेयर बन गया, तो यहां तक तो आपका जो है कि 23 पेयर ठीक है, लेकिन वाई के आने के बाद ये 46 और एक कितना हो गया, ये 47 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम क्या होता है, जब भी होता है ये पेयर में होता है। तो अब ये डिसाइड करना होगा कि जो है कि ये बच्चा जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका लड़का होगा या लड़की होगी। तो अब यहाँ देखिए ये तो डिसाइड हो गया कि अगर ऐसा होता है तो ये बच्चा जो होगा ये आपका क्या होगा, ये ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर होगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये ट्रांसजेंडर में क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो यहाँ देखिए नॉर्मली एक बच्चा जो होने वाला था ये आपका क्या बनने वाला था, ये लड़की बनने वाली थी, यहाँ एक्स एक्स ही आया था ना, और वाई तो जो है कि किसी कारण बस आ गया। तो जनरली ये जो बच्चा था ये क्या बन रहा था, ये लड़की बन रही थी और वाई क्रोमोजोम ऐड हुआ तो एक क्रोमोजोम आपका एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 47 हो गया। तो ये जो ट्रांसजेंडर होगा ये क्या होगा, ये लड़की होगी, यानी कि गर्ल ट्रांसजेंडर। ये क्या होगा, ये गर्ल ट्रांसजेंडर होगा, यानी कि फीमेल बन रही थी लेकिन कुछ बॉय वाला फादर वाला वाई आ गया। तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा, ये ट्रांसजेंडर जो होगा ये आपका क्या होगा, गर्ल ट्रांसजेंडर होगा। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बॉय ट्रांसजेंडर आपका कैसे होगा। तो जो है कि क्या होगा, इसमें आपका सेम कंडीशंस इसमें होंगे। इसमें देख लेते हैं इसका भी हम लोग कि अगर आपका ऐसा होता है कि जो है आपका 44 प्लस एक्स एक्स यानी कि 22 है, आपका यहाँ हुआ 44 प्लस एक्स एक्स यानी कि फादर का भी एक्स आया और आपका जो है कि क्या एक्स वाई कर देते हैं, ये आपका क्या था, ये आपका वाई, यहाँ तो एक्स एक्स का हम लोग देख लिए। अब मान लेते हैं कि फादर का आपका क्या आया, मदर का एक्स आया और फादर का क्या आया, वाई आया। तो 44 प्लस एक्स वाई हो गया, तो ये कितना हो गया, ये आपका 46 हो गया। तो ये बच्चा जो यहाँ नॉर्मल अगर जन्म लेगा तो ये क्या होगा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो वाई क्रोमोजोम फादर का आया है, तो ये बच्चा जो होगा ये क्या होगा, ये आपका बॉय होगा। अब देखिए अब एलोजोम में कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी कि ये 44 प्लस एक्स वाई ये तो ठीक है कि ये बन रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो कुछ क्रोमोजोम फीमेल वाला, फीमेल का ये एक्स क्रोमोजोम जो है ये आपका क्या होता है, ये एक ठो आकर आपका ऐड हो जाता है। तो अब टोटल क्रोमोजोम कितना होगा, यहां तक तो 46 और एक ए आ गया मदर का, तो अब जो है कि ऐड होके कितना हो गया, तो 47 हो गया। तो अब यहां तक देखिए, यहां तक जो था तो ये बच्चा क्या हो रहा था, ये आपका लड़का बन रहा था, लेकिन एक क्रोमोजोम ऐड हो गया, 47 क्रोमोजोम हो गए, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये ट्रांसजेंडर आपका बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसजेंडर हो गया। और ये ट्रांसजेंडर कौन वाला बनेगा,
तो ये तो पहले बॉय ही बन रहा था ना, तो ये कौन सा ट्रांसजेंडर होगा? तो ये आपका बॉय यानी कि मेल ट्रांसजेंडर होगा, मेल ट्रांसजेंडर, मेल ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर जो है ये इस प्रकार के बनते हैं, और जो है कि ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में ये आपका आता है, हमेशा इसको जो है कि अच्छे से इसको आप लोग समझिए, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए इसके बारे में आप एक चीज और जो है कि याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसजेंडर जो मेल या फीमेल जो भी बनेंगे, ये जो है कि कोई भी बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और हम लोग ट्रांसजेंडर की बात करें, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी देखे, ये ट्रांसजेंडर चाहे ये आपके मेल हो या आपके क्या हो फीमेल हो, कांट रिप्रोड्यूस चाइल्ड, यानी कि ये चाइल्ड को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड नहीं होता है। इसका रीजन आपका क्या होगा? रीजन इसका होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो इनके होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, नॉट प्रॉपर्ली डेवलप। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये सही तरीके से डेवलप्ड नहीं हो पाता है। इस कारण जो है कि ट्रांसजेंडर मेल हो या फीमेल हो, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्रोमोजोम के बारे में कुछ चीजें और जो आपके एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं, चाहे वह किसी तरह का एग्जाम हो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखिए क्या क्या चीज आता है क्रोमोजोम से रिलेटेड। तो यहां देखिए क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रोमोजोम का डिस्कवरी किसने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछ दिया जाता है। तो अगर हम लोग क्रोमोजोम की डिस्कवरी की अगर बात करते हैं, तो यहां देखिए इसका डिस्कवरी पुरकिंजे, पुरकिंजे जो थे एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। और ये पुरकिंजे जो थे ये पहली बार जो है ये क्रोमोजोम को क्या किए थे, देखे थे। ये पुरकिंजे जो है कि क्या किए थे, एक क्रोमोजोम को देखे थे। लेकिन अगर हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करें, तो इसका डिस्कवरी कौन किए थे, तो फ्लेमिंग किए थे। अगर इसके डिस्कवरी की बात की जाए, तो इसके डिस्कवरी को करने वाले साइंटिस्ट जो थे, इनका नाम क्या था, फ्लेमिंग था। तो अगर एग्जाम में आए कि सबसे पहले जो है क्रोमोजोम को कौन देखा था, तो सबसे पहले कौन देखे थे, तो पुरकिंजे देखे थे। और इसका डिस्कवरी जो है कि कौन किए, तो इसका डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे ये फ्लेमिंग थे। फ्लेमिंग क्या किए, इसको खोजे। अब देखिए इससे जो है कि एक और क्वेश्चन आपका आता है कि ये जो क्रोमोजोम टर्म आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये क्रोमोजोम टर्म को कौन सा साइंटिस्ट दिए थे। इस टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट जो थे, इनका नाम था वेल्डेयर। इनका नाम क्या था, वेल्डेयर नाम था, वेल्डेयर नाम था इनका। इन्होंने सबसे पहले क्या किए थे कि इस टर्म का इस्तेमाल किए थे, क्रोमोजोम टर्म का। तो ये तीन क्वेश्चन हमेशा जो है कि एग्जाम्स में आता है, वेल्डेयर। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, क्रोमोजोम को किसने देखा था, एग्जाम्स में इस तरह आएगा। तो अगर देखा था पूछेगा, तो आंसर आपका क्या होगा, पुरकिंजे होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि इसका खोज किसने किया था, क्रोमोजोम का
खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये फ्लेमिंग थे। अगर ये पूछेगा कि क्रोमोसोम टर्म का यूज किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है कि आपका वेल्डेयर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ट्विंस के बारे में देखते हैं। जुड़वा बच्चे, जो एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आपके आते हैं कि जुड़वा बच्चे आपके कैसे होते हैं। तो ये देखिए, जुड़वा बच्चे की अगर बात करते हैं ट्विंस की, अब हम लोग ट्विंस का देखते हैं। ट्विंस मतलब जुड़वा आपका हो गया। तो देखिए, जुड़वा जो होता है आपका, ट्विंस जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस होता है। पहले तरह के जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि दिखने में क्या होंगे? ये दिखने में एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। और दूसरा जो होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये क्या होते हैं? दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं, दिखने में एक जैसे आपके नहीं होते। तो ये वाले क्या होते हैं? आपके नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो ये आपके कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है कि देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है कि मतलब जनरली जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्पर्म जो है आपका क्या हुआ? ये आया। मान लेते हैं कि यहाँ से मेल का स्पर्म क्या हो रहा है? ये आया है। और ये कहाँ आया? तो ये ओवा से आकर क्या हो गया? मिल गया। एक ओवा इधर से गया और यहाँ पे जो है कि क्या हो गया? स्पर्म और ओवा दोनों मिल गया। तो ये क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। और फर्टिलाइज हो गया तो ये आपका क्या बना दिया? जायोट बना दिया। यानी कि जब जायोट बना दिया फिर सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन से आपका क्या होगा? आपका चाइल्ड होगा। इससे आपका क्या होगा? चाइल्ड होगा। ये आपकी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग आइडेंटिकल कैसे होता है और नॉन आइडेंटिकल आपका कैसे होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है कि क्या करते हैं, जो है कि मतलब स्टडी करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं आइडेंटिकल में क्या होगा कि एक स्पर्म जो है कि आपका इधर से जो है कि क्या हो रहा है? आया है। और ये जो क्या किया कि ये जो है यहाँ पे ओवा है। अब इसको जो है कि ये क्या कर दिया? इससे मिल गया। तो ये आपका क्या हुआ? फर्टिलाइज हो गया। एक और ओवा है, इससे आपका मिल लिया। अब मिल गया तो आपका ये क्या होगा? ये जो आपका यूट्रस स्टार बनेगा, तो इसमें आपका क्या होगा? दो सैक बन जाते हैं। एक सैक इधर बनेगा और एक आपका क्या बन जाएगा? ये आपका दूसरा सैक इधर बन जाएगा। लेकिन आपका प्लेसेंटा जो होता है, ये प्लेसेंटा जो होता है ये आपका क्या आता है? प्लेसेंटा एक ही आता है। और एक ही प्लेसेंटा से ये दोनों चाइल्ड को जो है कि क्या बनेगा? ये जो है कि न्यूट्रिशन मिलेगा। और जो है कि वो जो दिखने में होंगे, जब इससे जो बेबी बॉर्न होगा तो ये दिखने में जो है कि कैसा होगा? तो आइडेंटिकल होगा। यानी कि जो भी चाइल्ड आपका आएगा ये बिल्कुल आपका क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अब आइडेंटिकल यानी कि देखने में आपका एक जैसा होगा। एक हेल्दी रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? दूसरा थोड़ा कम हेल्दी रहेगा। इसका जेंडर सेम होगा, इसका ब्लड ग्रुप सेम होगा। आइडेंटिकल में क्या क्या सेम रहेगा? तो आपका इसका जेंडर जो है ये आपका सेम रहेगा। यानी कि अगर बॉय हुआ है तो दोनों चाइल्ड आपका क्या होगा? बॉय होगा। और अगर गर्ल हुई तो दोनों क्या होगी? आपकी गर्ल होगी। ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा?
ब्लड ग्रुप आपका क्या हो गया, आपका सेम हो गया। और जो है इसमें डिफरेंट जो होता है ये आपका क्या होगा इसमें, तो डिफरेंट आपका जो होगा दोनों का फिंगरप्रिंट होगा। ये दोनों चाइल्ड का आपका फिंगरप्रिंट जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, कैसे बनता है। तो मान लेते हैं कि जो है कि किधर से भी आपका क्या हुआ, एक स्पर्म आया और वो क्या हो गया, ये जो है कि मतलब ओवा से मिला, और ओवा से मिला तो ये क्या कर दिया, ये दो जायोट फॉर्म कर दिया और दो जायोट बन गया। लेकिन इसमें जो है कि एक सैक आपका क्या हुआ, यहाँ बना और एक यहाँ बना, यानी कि एक सैक में इसमें भी बच्चा पल रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है, पल रहा है। प्लेसेंटा इसका एक है, तो इसी से आपको क्या हो रहा है, आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और जो न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इस केस में क्या होंगे कि दोनों ही बच्चे जो होंगे बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इनका जेंडर सेम होगा, यहाँ तक ब्लड ग्रुप सेम होगा, लेकिन इनका फिंगरप्रिंट जो है ये आपका क्या होगा, ये जो है कि डिफरेंट होगा। जेंडर सेम का मतलब कि दोनों बच्चे या तो बॉय होंगे या जो है कि क्या होंगे, दोनों ही आपके गर्ल होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो देखने वाले हैं, तो अब हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, तो अब हम लोग जो है कि नॉन आइडेंटिकल्स के बारे में हम लोग जो है कि देखने वाले हैं। तो अब जो है कि क्या होगा कि नॉन आइडेंटिकल में हम लोग जो देखेंगे, तो ये देखते हैं कि नॉन आइडेंटिकल आपके कैसे बनते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जो बच्चे देखने में एक जैसे नहीं होते हैं, ये जो है कि कैसे होंगे, तो ये देखिए। ये क्या होता है कि मान लिया जाए कि यहां से एक स्पर्म यहां आया, यहां पर एक ओवा है, इसके साथ मिल गया, और एक स्पर्म जो है ये आपका कहां से आया है, यहां से आया, और यहां पर क्या है, एक ओवा यहां है और एक ओवा क्या है, यहां है। ये स्पर्म क्या किया, इस ओवा को फर्टिलाइज कर दिया। एक और स्पर्म आया है, ये क्या किया, ये आपको जो है कि इस ओवा को आपको क्या किया, ये जो है कि फर्टिलाइज कर दिया। तो इस केस में आप देखिए, इस केस में आपका क्या होगा, तो दो अलग अलग ओवा को क्या कर रहा है, ये जो है कि फर्टिलाइज कर रहा है। तो इसमें जो है कि आपका क्या होगा, दो अलग अलग प्लेसेंटा बनेगा। एक प्लेसेंटा आपका यहां बन गया और एक आपका अलग बनेगा, क्योंकि दो अलग अलग अंडे फर्टिलाइज हो रहे हैं। प्लेसेंटा यहां बना, एक सैक यहां अलग बनेगा और इसमें एक सैक जो है कि क्या होगा, अलग बनेगा। एक बच्चा इसमें पल रहा है, एक बच्चा किसमें पल रहा है, इसमें पल रहा है। तो दोनों को न्यूट्रिशन जो मिल रहा है ये आपका क्या हो रहा है, तो अलग अलग प्लेसेंटा से मिल रहा है। उस केस में हम लोग क्या देखे थे कि एक ही प्लेसेंटा से, यानी कि क्या होता है कि एक ही प्लेसेंटा से दो सैक जो बनते हैं वो बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में दो अलग अलग स्पर्म्स आए और दो ओवा को आपको क्या कर दिए, फर्टिलाइज कर दिए। तो इससे क्या बना, जो है कि दो अलग अलग प्लेसेंटा बन गया और दो अलग अलग सैक बन गए। एक बच्चा इस प्लेसेंटा से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और एक चाइल्ड को इससे मिला है, यानी कि न्यूट्रिशन अलग अलग प्लेसेंटा के थ्रू मिला है। तो इस केस में जो होगा आपका क्या होगा कि बच्चे जो बॉर्न होंगे, यानी कि इसमें जो बेबी बॉर्न करेगा वो आपका क्या होगा, ये नॉन आइडेंटिकल होगा। ये कैसा होगा, तो नॉन आइडेंटिकल होगा, यानी कि देखने में बिल्कुल जो है कि क्या होगा, ये जो है कि आपका अलग अलग होगा। और जेंडर 99.99% आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर आपका 99.99% चांसेज है कि आपका क्या होगा, ये आपका डिफरेंट होगा। यानी कि डिफरेंट कहने का मतलब है कि अगर एक बच्चा आपका बॉय हो रहा है तो दूसरा आपका क्या होगा, गर्ल होगा। और
0.1% का आपका चांस है कि जेंडर आपका क्या होगा, आपका सेम होगा। 0.1% आपका चांस है कि जेंडर आपका सेम होगा। लेकिन 99.99 केसेज में क्या होता है कि जेंडर आपका डिफरेंट होता है, यानी कि एक बॉय होगा तो आपका क्या होगा, एक गर्ल होगी। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें सेम होगा, क्या डिफरेंट होगा, इसके बारे में देखते हैं। अब इसका देखिए ब्लड ग्रुप की अगर बात किया जाए तो ब्लड ग्रुप ये दोनों बच्चों का सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा, इनका सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप मैच भी कर सकता है, या अलग भी हो सकता है, या अलग यानी कि डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग फिंगरप्रिंट की बात करेंगे, फिंगरप्रिंट की अगर बात की जाए तो फिंगरप्रिंट जो है ये आपका ऑलवेज जो है ये आपका जो है कि क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस यूनिवर्स में किसी भी दो व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट जो होता है ये आपका जो है कि क्या होगा, ये आपका कभी भी मैच नहीं करेगा। अब दोनों जो है कि क्या होंगे, दोनों जो है कि अलग अलग दिखने में लगेंगे और दोनों जो है कि क्या होंगे, हेल्दी होंगे। यानी कि दोनों बेबी जो होगा ये क्या होगा, ये जो है कि काफी हेल्दी होगा, क्योंकि ये दोनों को जो न्यूट्रिशन मिला है ये अलग अलग प्लेसेंटा से मिला है। लेकिन ट्विंस वाले केस में क्या देखें कि एक स्वयं था, एक ओवा था, फर्टिलाइज किया, एक ही प्लेसेंटा में आपका दो सैग बन गया और दो सैग में दो अलग अलग बेबी आपके क्या कर रहे हैं, आपके जो है कि दो अलग अलग बेबी उसमें पल रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन एक ही प्लेसेंटा से मिल रहा है। तो एक को ज्यादा मिल गया, एक को क्या हो गया, एक को कम मिल गया। तो इस केस में क्या होता है कि एक बच्चा उसमें हेल्दी होता था और एक बच्चा उसमें क्या होता था, नॉन हेल्दी होता था। उसमें जो है कि सेम जेंडर होता है और इसमें जो है कि सेम जेंडर नहीं होने का चांसेस जो है कि 99.99% रहता है। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। अब देखिए आगे हम लोग जीन की बात करते हैं, जो जेनेटिक्स का आपका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जीन के बारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जीन बोलते हैं। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जीन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीन्स होता क्या है। तो आपका डीएनए जो होता है उसका कोई एक सेगमेंट जो होता है, सबसे छोटा सेगमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो पहला चीज जो आपको याद रखना है जीन्स के बारे में, तो ये क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए का आपका क्या होता है, एक खंड होता है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि डीएनए का एक क्या होगा, एक आपका खंड होगा। पहला चीज जो जीन्स के बारे में आपको जानना है। अब खंड का मतलब क्या होगा, देखिए आपका डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये जो है कि एक सेगमेंट हो गया डीएनए का, कोई भी एक सेगमेंट ले लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग जीन्स बोलते हैं। अब ये देखिए डीएनए से क्या हुआ, टूट के जो है कि क्या हुआ, ये अलग हुआ, यानी कि एक सेगमेंट है, यानी कि डीएनए से आपका क्या हो गया, ये डीएनए से टूटा, यानी कि डीएनए का आपका क्या है, कोई भी छोटा टुकड़ा है और इसका जो स्ट्रक्चर आता है बिल्कुल छोटा होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल छोटा होता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा,
तो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। और इसको हम लोग जीन्स को क्या बोलते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जीन्स के बारे में जो एक चीज आपको याद रखनी है, ये आपको क्या याद रखनी है कि जीन्स क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स की अगर बात की जाए तो जो है कि जेनेटिक्स का यानी आनुवांशिकी का सबसे छोटा इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है आपका आनुवांशिकी, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जीन्स बोलते हैं। यानी कि जेनेटिक्स का सबसे छोटा यूनिट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे। अगर हम लोग इसका डिस्कवरी की बात करते हैं कि जीन का डिस्कवरी कौन किए थे, कौन सा साइंटिस्ट इसका खोज किए थे, अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं, जेनेटिक्स की, जीन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका डिस्कवरी करने वाले जो वैज्ञानिक थे ये जॉनसन थे। इनका नाम था जॉनसन। इसका डिस्कवरी जो किए थे ये थे जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, इसका जो है कि डिस्कवरी किया था। किसका डिस्कवरी किया था, तो आपका जीन के बारे में बताया था। जो जीन क्या होता है, डीएनए का सबसे छोटा इकाई होता है। इसके बारे में खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे ये कौन थे, तो जॉनसन थे। और एक चीज और याद रखिएगा कि जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसके बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, जो साइंस में स्टडी किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी कहा जाता है। यानी आनुवांशिकी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। यह एक साइंस का एक लंबा ब्रांच है, यानी कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। और एक विज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें कि इसके बारे में क्या किया जाता है, आपका स्टडी किया जाता है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आपका जीन्स से आ सकता है, तो पहला हो गया कि जीन्स क्या होता है, इसका आंसर क्या दीजिएगा कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का कोई भी टूटा हुआ एक पार्ट, एक खंड हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात दें कि जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बीड लाइक का स्ट्रक्चर होगा। अगर इसका डिस्कवरी की बात की जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीन्स का डिस्कवरी कौन किए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि जीन्स के बारे में स्टडी करने वाला साइंस क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या आंसर देंगे, तो हम लोग आनुवांशिकी हम लोग आंसर देंगे। चलिए इतना लिखिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग जेनेटिक्स के बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो देखिए यहाँ जेनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो इस पर सबसे पहले काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स की, तो सबसे पहले काम करने वाले, सबसे पहले काम करने वाले जो आपके साइंटिस्ट थे, यानी कि जिन्होंने जेनेटिक्स से सबसे पहले जो काम करना शुरू किया, उनका नाम क्या था, जॉन मेंडल था। जॉन मेंडल, मेंडल का आप लोग नाम सुने ही होंगे, जॉन मेंडल। इन्होंने ही जो है कि सबसे पहले क्या किया था, जेनेटिक्स से काम आपका शुरू किया था।
अगर ये नहीं होते तो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में हम लोग नहीं जान पाते। और इसके बारे में देखिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जीन क्या करता है, सबसे पहला इसका काम हम लोग देखते हैं कि जीन का काम क्या होता है। तो जेनेटिक कैरेक्टर को लेकर जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को आपको जो है कि लेकर जाता है। तो देखिए अगर जीन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जीन का आपका काम क्या होता है। जीन का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये जेनेटिक कैरेक्टर को जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये क्या करता है, ले जाता है। जैसे मान लीजिए आपके दादा का कुछ जीन्स आपके पापा में आया, आपके पापा का कुछ जीन्स आप में आया, आपकी मम्मी का कुछ जीन्स आप में आया। तो ये जीन्स क्या होता है, तो एक जेनेटिक कैरेक्टर होता है, यानी कि आपका कुछ चीजें जो है कि आपके फादर से मिलती होगी, आपका कुछ चीज जो है कि मदर से मिलता होगा, कुछ आपका नानी से, दादी से, ये सारी चीजों से मिलता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाता है, तो ये जीन्स के कारण होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर जीन्स जो लेकर जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो यही जो है कि क्या होता है देखने के लिए मिलता है, ये चीजें ट्रांसफर होती रहती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज लेकर जाता है, जैसे आप देखिएगा कलर ऑफ हेयर हो गया, हेयर ग्रोथ हो गया। जैसे आप देखिए कलर ऑफ हेयर, हम लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चा का बाल का कलर जो है इसके दादाजी से मिलता है, या हम लोग हेयर ग्रोथ की बात करते हैं। हेयर ग्रोथ यानी कहता है इसका बाल तो इसकी मम्मी के जैसा बहुत बड़ा बड़ा है, या नानी के जैसा बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये जीन्स की वजह से होता है, यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर जो सेंड किया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो ये सारे लक्षण जो है जो कि आते जाते हैं। बालों का ग्रोथ होना, या कलर ऑफ आइस हो गया, हम लोग कलर ऑफ आइस की बात करते हैं, यानी परितारिका की, यानी पुतली का रंग, परितारिका, ये सारा चीज जो है जो कि आपका जीन्स लेकर जाता है। और जो है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइट की बात कर लीजिए। जैसे बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल अपने दादाजी जैसा लंबा हुआ है, यानी कि दादाजी का कुछ जीन्स इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। फिर आप कलर ऑफ स्किन की बात कर लीजिए, कलर ऑफ स्किन, तो ये सारे कैरेक्टर जो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है कि क्या होता है, ये ट्रांसफर जो करता है, तो ये कौन करता है, ये जीन्स करते हैं। और प्रत्येक कैरेक्टर का जीन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हाइट मैच कर रहा है तो इसको एक अलग जीन इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर गया। आपका कलर ऑफ स्किन जो मैच कर रहा है किसी से, आपके दादी से, नानी से, तो एक अलग जीन इसको ट्रांसफर करके ले गया। यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन करता है, अलग अलग जीन होता है। यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर, इस कैरेक्टर का ट्रांसफर जो होता है, इस कैरेक्टर का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग अलग जीन्स करते हैं, अलग अलग जीन्स करते हैं। यानी कि जितनी क्वालिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, चाहे वह स्किन का कलर हो, बालों का रंग हो, हाइट हो, ये सारा चीज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, तो ये अलग अलग जीन्स ये सारे कैरेक्टर को जो है कि लेकर जाते हैं। यानी हाइट जो अब मिल रहा है तो इसको कोई अलग जीन ट्रांसफर किया, कलर ऑफ स्किन को ट्रांसफर करने वाला अलग जीन है, तो एक एक चीज के लिए कलर ऑफ हेयर को ट्रांसफर करने वाला अलग जीन होगा। यानी कि जितने भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होंगे तो उसको अलग अलग जीन्स जो है कि क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा। तो इसमें मेन चीज जो आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये आपका क्या होगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, जीन्स के बारे में स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। सबसे पहले इससे काम कौन किए थे, तो जॉन मेंडल किए थे। अब जेनेटिक जीन क्या कहता है,
जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। किस तरह के जेनेटिक कैरेक्टर को ले जाता है, तो स्किन का कलर, हेयर का कलर, हाइट हो गया, ये सारी चीजें जो जेनेटिक कैरेक्टर्स ले जाते हैं, इसके कारण ही दादा दादी नाना नानी से बहुत सारी चीजें आप में या आने वाली जो आपकी पीढ़ियां होंगी उनमें आपके मिलेंगे। इसका मुख्य वजह यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जीन जो कैरेक्टर को ले जा रहा है, तो इसी के कारण ये शायद मैच करते हैं आपके कैरेक्टर्स आपके अपने जनरेशन के लोगों के साथ। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। ये क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? HGP हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, तो ह्यूमंस में 30,000 जीन्स कैरेक्टर, ह्यूमंस की अगर बात की जाए, ह्यूमंस में 30,000 जीन्स कैरेक्टर जो हैं, ये क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, यानी कि लगभग 30,000 कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जीन जो है कि क्या करते हैं, ये सारे कैरेक्टर को आपको ले जाते हैं। चलिए अब एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेल का ही एक नया टॉपिक अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आपके इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, रेलवे के हो, इन परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहां से जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देखते हैं, जहां से कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सूत्र कणिका भी बोलते हैं। इसको हम लोग सूत्र कणिका बोलते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो पहला चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सूत्र कणिका बोलते हैं। और भी इसको कई नामों से बोलते हैं। पावर हाउस कहा जाता है, एनर्जी हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा घर। ऊर्जा घर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे आपका फॉर्म होता है और यहीं पे आपका बहुत सारे एनर्जी स्टोर भी होते हैं। यानी कि एनर्जी बनता भी यहाँ है और यहाँ एनर्जी स्टोर भी होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आपका पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका मेम्ब्रेन क्या होता है? तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है।
यानी कि इसका कितना मेंबर रहेगा, 2 मेंबर रहेगा। और भी इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है ये आपका अपना डीएनए होता है, बहुत अमीर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसका खुद का डीएनए होता है। ये क्या होता है, सेमी ऑटोमोनस बॉडी होता है। ये क्या होता है, सेमी, इसके बारे में और याद आपको रखना है कि ऑटो सेमी ऑटोमोनस बॉडी होता है। सेमी ऑटोमोनस का मतलब क्या हो गया, अर्ध स्वायत्त अंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग। इसको सेमी ऑटोमोनस बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसका अपना डीएनए है, तो इस सेल का ज्यादा से ज्यादा काम ये खुद ही कर लेता है, आधा से ज्यादा वर्क ये खुद ही कर लेता है, किसी दूसरे चीज पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोमोनस बॉडी बोलते हैं, यानी कि स्वायत्त और स्वायत्त अंग बोलते हैं। ये आधे से अधिक काम को ये खुद ही कर लेता है। अब इसमें देखिए, इसमें और भी कई चीजें होती है। इसमें आपका आरएनए प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। इसमें आपका क्या होता है, आरएनए की बात कीजिए तो इसमें आरएनए भी प्रेजेंट रहता है। इसमें आपका क्या हो गया, राइबोज भी प्रेजेंट रहता है। अब देखिए इसके पास कितना चीज हो गया, बहुत सारे चीज हो गए, आपके डीएनए हो गए, आयन हो गए, राइबोज हो गए। तो ये सारा चीज जब प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करता है, ये खुद ही क्या कर लेगा, ये प्रोटीन को बनाएगा या नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। आपका आयन है, आपका राइबोज है, तो ये सारा चीज है जब इसके पास, तो ये खुद ही क्या कर लेगा, ये प्रोटीन्स को ये जो है कि फॉर्म कर लेगा। और देखिए ये क्या होता है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेली। एक चीज और जो एग्जाम में हमेशा आता है वो क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनली, यानी कि कोई भी सेल बनता है तो सेल का सबसे पहला ऑर्गन जो आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही बनेगा। यानी कि जब सेल आपका फॉर्म होगा तो सेल का सबसे पहले सेल के अंदर जो आपके ऑर्गन बनेंगे ये कब कौन से बनेंगे, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया ही बनेंगे। तो सबसे पहले उद्भिद कोशिकांग, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले उद्भिद कोशिकांग, यानी कि जब कोशिका बनता है तो कोशिका का सबसे पहला अंग जो आपका बनेगा ये आपका कौन बनेगा, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। ये इतना चीज आपका क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसको हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या याद रखना है, तो इसको पावर हाउस कहते हैं। एग्जाम में आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर इसको एक और चीज दे सकता है कि एनर्जी हाउस किसको बोलते हैं, तो ये जो है कि क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा। इससे अगर आएगा कि कौन सा सेल का ऑर्गन ऐसा है जिसमें अपना डीएनए होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और आपका एक क्लोरोप्लास्ट होता है। डीएनए ये 3 चीजों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोमोनस बॉडी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा कि सेल का कौन सा ऑर्गन ऐसा है जिसको सेमी ऑटोमोनस बॉडी कहा जाता है, तो आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब इसके पास क्या क्या चीज प्रेजेंट रहता है, तो डीएनए, आरएनए, ये सारा चीज होता है। और इसके कारण जो है कि क्या कर सकता है, ये आपका प्रोटीन बना सकता है। अब देखिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनेटेड सेल ऑर्गेनिली कौन सा होता है, तो ये आपका क्या होगा, इसका भी आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कि जब कोई भी सेल बनता है तो उस सेल के बनने पर सबसे पहला जो ऑर्गन डेवलप होगा ये आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इतना आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग रीजन देखते हैं। अभी अभी बताए कि सबसे पहले सेल का जो ऑर्गन आपका डेवलप होता है ये आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसका रीजन आपका क्या होता है, तो रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आप रीजन देखिए। तो रीजन को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात कीजिए तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आपका। यानी कि इस स्ट्रक्चर को जब आप देख रहे हैं तो ये आपका किस लाइक का स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इसकी संरचना जो होती है ये आपका क्या होता है, उंगली नुमा, यानी बिल्कुल उंगली के जैसा आपका संरचना होता है। और देखिए ये सारा जो सरफेस एरिया है इसमें क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद इसी में एनर्जी बनेगा और आपका क्या होगा, आपका एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज जो है यानी कि आपका C6H12O6 ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शुगर बोलते हैं। एक किससे रिएक्शन किया, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आपका क्या देगा, एनर्जी देगा। और ये एनर्जी आपका किस फॉर्म में देता है, तो एटीपी के फॉर्म में देता है। और ये जो रिएक्शन आपका हो रहा है ये कौन सा जो है कि रिएक्शन होगा, तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। अगर इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, इससे जो एनर्जी मिलती है ये क्या होता है कि ये सेलुलर यानी सेल के अंदर आपका क्या होता है, आपका रिस्पायरेशन होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कोशिकीय श्वसन हम लोग बोलते हैं। यानी कि कोशिकीय श्वसन बोलेंगे, जो ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा तभी तो ये जो है कि शुगर से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद आपका क्या बनाएगा, एनर्जी आपका बनाएगा। और सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि वैसा रिस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन आपका क्या रहता है, आपका प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह के रिस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान ये आपका एनर्जी फॉर्म भी होता है। एनर्जी आपका क्या होगा, आपका फॉर्म भी होगा। और एनर्जी जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टोर भी होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी आपका बनेगा भी और एनर्जी आपका क्या होगा, स्टोर भी होगा। और इससे संबंधित कुछ चीजें ऐसी हैं कि देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसको हम लोग क्या बताए थे कि इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एनर्जी बन भी रहा है और एनर्जी आपका क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। यानी कि आपका क्या है, आपका इसके पास ज्यादा पावर होगा। जिसके पास जाहिर सी बात है कि जिस सेल के ऑर्गन्स के पास ज्यादा एनर्जी होंगे तो उसके पास क्या होगा, ज्यादा पावर भी होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस किस चीज में होता है। तो यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात किए थे तो बैक्टीरिया में क्या क्या चीज एब्सेंट था। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को देखे थे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि बैक्टीरिया का देखे थे। तो बैक्टीरिया में आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं पाया जाता था। आपका न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता था। लेकिन अगर हम लोग यही यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में आपका जो है कि क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस आपका पाया जाता है। ह्यूमन्स में अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन्स में कहां पर नहीं पाया जाएगा,
तो यूकैरियोटिक में अगर आप ह्यूमन की बात कीजिए तो ह्यूमन के आरबीसी में क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आपका एब्सेंट रहता है, और आपका न्यूक्लियस भी जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका एब्सेंट होता है। ये चीज जो है कि आपको हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग बताए थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और ये अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का आपका इंस्पायरेशन होगा, अगर जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इंस्पायरेशन के बारे में अगर पूछता है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंस्पायरेशन होता है ये कैसा इंस्पायरेशन होता है, तो ये आपका किस तरह का इंस्पायरेशन होगा, तो ये एरोबिक होगा। इसका रीजन आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन के आपके प्रेजेंस में क्या होता है, आपका इंस्पायरेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट आपके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड थे जो कि आपको याद रखना है। और एग्जाम्स में आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे या पीसीएस या कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, तो इससे इतने तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फिंगर लाइक होता है। इसके बीच में जो सरफेस एरिया होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। किसका केमिकल रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का होता है। अब फार्मूला पूछेगा तो ये फार्मूला याद रखना है। अब ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनता है। क्वेश्चन आएगा एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, तो आपका एटीपी के फॉर्म में बनता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जो ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर इंस्पायरेशन बोलते हैं। या एक क्वेश्चन आए कि सेल के किस अंग में सेलुलर इंस्पायरेशन होता है, तो आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेलुलर इंस्पायरेशन को एरोबिक इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी दे सकता है कि किस ऑर्गन में, सेल के किस ऑर्गन में आपका एरोबिक इंस्पायरेशन होता है, तो आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी फॉर्म भी हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। अगर ये आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किन किन चीजों में नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक की अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं रहता है। अगर यूकैरियोटिक में देखेंगे तो ह्यूमंस में आपके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं और न्यूक्लियस भी नहीं पाए जाते हैं। बाकी ह्यूमंस में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इसमें आपके क्या होते हैं, आपके जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। इतना का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और जो है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग डिटेल्स में और भी जो है कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, कौन खोजा, इसको डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो और भी कई चीजों के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जो भी क्वेश्चंस बीच में हम पूछते हैं तो कमेंट में उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हैं। इसमें फुल कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पूरे डिटेल्स में चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जो है कि मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चंस चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए, अगर अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूट पाएगा। तो इसको अच्छे से, इस चीज को 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और इसका कंसेप्ट दिमाग में रखिए। इतना से ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर इतना आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत पकड़ा जाएगा।